अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 4 का 7वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 4.10 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक टॉपिक है छोटा सा, वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको पूछा जा सकता है, तो वो हमने स्किप किया था पिछले लेक्चर में, तो उसको पहले देख लेते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये पेज नंबर 93 के ऊपर बुक पर गिवन है। ठीक है, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए, आपको कोई डायग्राम दी जाए या किसी चीज़ की पिक्चर दी जाए और उसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हो, वो डिफरेंट बिहेवियर कर रही हो, तो उस केस में वो बॉडी के अगर इक्विलिब्रियम के कंडीशंस आपने उस पर अप्लाई करनी है, तो वो किस तरीक़ाकार से आप उस पर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये पिछले लेक्चर के साथ ही रिलेटेड है, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिटेल से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो पहले आप उसको अच्छे से समझें, फिर आपको ये भी समझ आएगा। तो इसके कुछ यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं, टोटल 7 स्टेप्स हैं, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं और MCQs के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, आपने किस तरह सोल्व करनी है प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको सेपरेटली ट्रीट करना है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हैं वो कंबाइन करके आपको पिक्चर दी गई है, तो आपने हर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट कंसीडर कर लेना है। First of all, select the objects to which equations are to be applied. Each object should be treated separately. ठीक है, जिसे आप फ्री बॉडी डायग्राम भी कहते हैं। आपने हर ऑब्जेक्ट की एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेनी है आसान लफ्ज़ों में, जो चैप्टर 3 में हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने उन ऑब्जेक्ट्स की डायग्राम बनानी है या फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। फिर उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस भी उसके ऊपर ड्रा कर देनी है। ठीक है, और सिर्फ वही फोर्सेस उसके ऊपर ड्रा करनी है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं, ना कि वो ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरी चीज़ पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो आपने वो राइट नहीं करनी। ठीक है, ड्रा अ डायग्राम टू शो द ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। ओनली द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स शुड बी इंक्लूडेड। द फोर्सेस विच द ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपने एक्स और वाई एक्सिस को सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं, चूज अ सेट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस सच दैट एज मैनी फोर्सेज एज पॉसिबल लाई डायरेक्टली अलोंग एक्स और वाई एक्सिस। इट विल मिनिमाइज द नंबर ऑफ फोर्सेज टू बी रिजोल्व इनटू कंपोनेंट्स। तो आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा फोर्सेज जो हों वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ही अप्लाई हों। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जो बाकी फोर्सेस होती हैं जो एक्स वाई के अलोंग एक्ट नहीं कर रही होती, उनको फिर आपको रिजोल्व करना पड़ता है उनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, जिनमें कोस थीटा साइन थीटा वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा उस पर टाइम लग सकता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा फोर्सेज एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग लगेंगी, उतना ही ज़्यादा हमें सोल्व करने में प्रॉब्लम को आसानी होगी। ठीक है, रिजोल्व आर फोर्सेज विच आर नॉट पैरेलल टू आइदर ऑफ द एक्सिस इन देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब जो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग नहीं होंगी फोर्सेस, उनके अलावा जो बाकी फोर्सेज हैं उन सबको आपने उनका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा कर लेने हैं। ठीक है, इसका भी एक स्पेसिफिक तरीका है, इसी चैप्टर के स्टार्ट में हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, पांचवा स्टेप है अप्लाई सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल 0 एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल 0 टू गेट टू इक्वेशंस। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ये आपने अप्लाई करनी है, यानी एक्स कंपोनेंट वाले तमाम फोर्सेज को प्लस कर देना और फोर्स के तमाम वाई कंपोनेंट्स को भी प्लस कर देना और उनका सम 0 के इक्वल आके इक्वेशंस बना लेनी है। ठीक है, इफ़ नीडेड अप्लाई इक्वेशन सिग्मा टाउ इज इक्वल 0 टू गेट अनदर इक्वेशन। ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल फॉर्म है, तो ये भी आप अप्लाई करके और मजीद इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, द इक्वेशंस कैन बी सोल्व साइमल्टेनियस टू फाइंड आउट डिजायर्ड अननोन क्वांटिटीज़। तो अब आप इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करके मेथड ऑफ एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन के तरीके से या ग्राफिकल मेथड के तरीके से सोल्व करके आप जो है उन प्रॉब्लम्स को, उन इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं और इस तरह आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा टॉपिक है। इसके बाद आगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ चलते हैं, जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4.10 या 4.10 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बुक के पेज नंबर 94 के ऊपर गिवन है। ठीक है, तो नोट से इसको डिस्कस करते हैं। तो इक्विलिब्रियम जो होती है, सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन लिख लेनी है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी। अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ इट हैज़ नो एक्सेलरेशन, यानी अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन नहीं कर रही होगी तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर है, इसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन में है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी की वेलोसिटी मुसलसल वक्त के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कोई इनिशियल वेलोसिटी है, उसकी कोई फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, और वो चेंज होने में कोई कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि वो बॉडी एक्सेलरेशन को प्रोसेस कर रही है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। इसके बाद अनदर कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम के बारे में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाए अपने सपोर्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है, या अगर किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास और उसका जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट है वो दोनों कोइंसाइड कर जाएं या बिल्कुल एक सेम वर्टिकल लाइन के अलोंग आ जाएं,
सेम पॉइंट पर आ जाए तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट बैलेंस हो चुका है, ठीक है, यानी उसके ऊपर मजीद फोर्सेस एक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, यानी उसका जो सारे का सारा मैस है वो एक पॉइंट पे कंसनट्रेटेड हो चुका है, ठीक है। तो फोर्सेस जो होंगी उसके ऊपर बैलेंस हो जाएंगी वो, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम की हालत में कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये पेन है तो इस पेन को मैं इस तरह अगर ये दो उंगलियों के ऊपर रखूँगा तो ये इस तरह सपोर्ट होगा, अगर मैं इसे थोड़ा सा आगे कर दूंगा तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से हुआ कि इसका जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट है वो इसके सेंटर ऑफ मास के साथ कोइंसाइड कर गया, जिसकी वजह से रेस्ट की हालत में बिल्कुल पड़ा रहा, यानी इक्विलिब्रियम की हालत में पड़ा रहा, ठीक है। इसके बाद स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम 3 होती हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब हमने इन तीनों स्टेट्स को सेपरेटली डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ इनको डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम से। ये इक्विलिब्रियम की वो कंडीशन होती है, ये वो स्टेट होती है जिसमें अगर किसी बॉडी को हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन से ज़रा सा टिल्ट करें, उसे ज़रा सा वहाँ से हिलाएं और फिर छोड़ दें और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा वापस आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मिसाल के तौर पर अगर ये पेन है, इस पेन को मैं इस पॉइंट से अगर यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ से रख के दोबारा इसे ये नई पोजीशन पे आ गया, लेकिन यहाँ से मैं इसे दोबारा छोड़ दूंगा तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चला जाएगा, तो इसका मतलब ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इसी तरह ये आप बुक वाली एग्जांपल को भी देख सकते हैं। ये एक कोन है, ठीक है, इस कोन को आपने एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और इसके ऊपर एक्ट करने वाली फोर्सेस को हमने ड्रा किया। तो सबसे पहली जो फोर्सेस पे एक्ट करी वो इसका वजन, जो वेट ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है। दूसरा जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है वो है Fn, यानी नॉर्मल फोर्स, या ये रिएक्शन फोर्स भी आप इसे कह सकते हैं। इस वेट का रिएक्शन जो इसके ऑपोजिट एक्ट कर रही है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रही हैं और बॉडी रेस्ट की हालत में पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब जिस तरह ही आप इस कोन को ज़रा सा टिल्ट करेंगे, इसके इस कोने से पकड़ के लेकर आएंगे और ये आप देख सकते हैं, ये दूसरी फिगर के अंदर ये ज़रा सा टिल्ट हो गई, अपनी जगह से हिल गई, लेकिन जब इसे छोड़ेंगे तो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चली जाएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। वेट W ऑफ कोन एक्टिंग डाउनवर्ड एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड रिएक्शन ऑफ वेट Fn इज एक्टिंग अपवर्ड, ठीक है। एक डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है, तो एक के साथ हमें माइनस लगाना पड़ेगा डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से। लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, लेकिन इनकी वर्टिकल लाइन सेम है। सिंस दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन सो दे बैलेंस ईच अदर, हेंस बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि इफ वी टिल्ट cone slightly, its center of gravity is raised but it still remains above the base of cone. Weight W and normal force Fn do not remain in same line, so they produce a clockwise torque. इस बात का मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि आप ये फर्स्ट फिगर में देखें कि ये जो Fn है और W वेट है, ये दोनों फोर्सेस ये सेम लाइन के अलोंग एक्ट कर रही हैं, ठीक है। इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, जबकि यहाँ पर दूसरे केस में क्या है कि W वेट है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और जो Fn है उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये बनेगी, ठीक है। तो दोनों की अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो इनकी अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगी तो वो बॉडी जो है उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा और इस केस में क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो कि क्या करेगा, विच ब्रिंग्स द कोन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने इसमें देखी। बाकी इसका जो रिजल्ट हमने सीखा वो ये कि द बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज इट्स सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज विद इन द बेस, ठीक है। यानी कि अगर ये आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये कोन को ज़रा सा टिल्ट किया गया और इसको टिल्ट करने के बाद बिल्कुल छोड़ दिया गया, ठीक है। तो जब ये अपनी टिल्टेड पोजीशन के अंदर थी तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस के अंदर ही था, यानी कि ये जो कोन की बेस है, जो नीचे वाला हिस्सा है, ये इसकी बेस है, ठीक है। यहाँ पे इस पिक्चर में ये इसकी बेस है। तो जिस तरह ही हम इस कोन को थोड़ा सा और नीचे ले जाएंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये जब कोन यहाँ पे आएगी तो इस तरह आ जाएगा और इसकी बेस इस तरह बन जाएगी, तो ये बेस से बाहर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यू बन जाएगी, ठीक है। तो अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से बाहर चला गया तो इसका मतलब ये बॉडी गिर जाएगी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगी। लेकिन जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बेस के अलोंग रहेगा, बेस के सामने रहेगा, तब तक ये बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। इसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो अगर किसी बॉडी को हम ज़रा से टिल्ट करने के बाद, ज़रा सी अपनी जगह से हिलाने के बाद छोड़ दें और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ना आए, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, गैर क्यामपजीर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, उसी की तरह ही कि ये आप देख सकते हैं एक कोन है, इस कोन को इसकी बिल्कुल ये नोक या इसकी टिप के ऊपर खड़ा किया गया, तो इसके ऊपर एक्ट करने वाली फोर्सेस दो हैं आगे। एक इसका जो वजन है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और दूसरे नंबर पे जो Fn फोर्स है, जो रिएक्शन फोर्स है इस वेट की, वो अपवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये आप इस तरह इसको देख सकते हैं। आप इसको ज़रा सा टिल्ट करेंगे तो क्या होगा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बेस से बाहर आ जाएगा और इसकी बेस से जिस तरह ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर आएगा तो ये कोन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं जाएगी बल्कि वहाँ पर ही गिर जाएगी जिस डायरेक्शन के लोग हमने इसको टिल्ट किया था। इफ़ वी बैलेंस
the cone on its tip, it is balanced for a moment because W and Fn lies along the same line. If it is slightly tilted, it will not come back to original position and it will fall downward because its center of mass no longer remain within the base. ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। यानी मैं अगर आपको एक दफ़ा दोबारा समझाऊँ यहाँ पर कि जो कोन है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस तरह इसको टिल्ट करेंगे मज़ीद, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया, लेकिन इसकी जो बेस है वो सिर्फ इतनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से बाहर चला गया। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने नहीं है, तो अब ये इसी डायरेक्शन के लॉन्ग गिर जाएगी, ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में खड़ी नहीं होगी। In this case, center of gravity is lowered on tilting and anti-clockwise torque is produced by weight W। तो इसमें anti-clockwise torque प्रोड्यूस हो जाएगा। लास्ट पे है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्या होती है, ये इसमें इसका ये मतलब है कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट करवाई जाए, उसे अपनी जगह से ज़रा सा टिल्ट किया जाए और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ना आए, बल्कि वो एक नई पोजीशन में चली जाए। ठीक है, वो एक नई पोजीशन इख्तियार कर ले, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। अ बॉडी सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम if it comes to rest in its new position after disturbance without any change in its center of mass। ठीक है, तो बिल्कुल इसकी सिंपल डेफिनेशन है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, एक सिलेंडर है। ठीक है, या आप एक रोलिंग बॉल भी ले सकते हैं, या बॉल के अलावा आप कोई और भी चीज़ ले सकते हैं। आप कोई कोन ले सकते हैं जो एक सरफेस के ऊपर पड़ी हो, जो आपकी बुक के ऊपर उन्होंने साइड पे पिक्चर बनाई भी हुई है। ठीक है, ये बॉल है या कोई कोन जो बिल्कुल इस तरह सरफेस के ऊपर पड़ी हो, तो ये भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की मिसाल होगी। तो जिस तरह इस सिलेंडर को ज़रा सा टिल्ट किया जाएगा या इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करवाई जाएगी, तो क्या होगा कि रोल करना स्टार्ट कर देगा, और रोल करते करते एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा, ये नई पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ओरिजिनल जगह पे वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो लेट अ सिलेंडर इज रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस, इफ इट इज रोटेटेड स्लाइटली देयर इज नो फोर्स और टॉर्क दैट ब्रिंग्स इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन और मूव्स इट अवे। ठीक है, तो इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई फोर्स या टॉर्क एक्ट नहीं करेगा जो इसे ओरिजिनल पोजीशन में वापस ले आए। ठीक है, या इसे बहुत ज़्यादा दूर ले जाए। द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज, सो इट्स वेट W एंड नॉर्मल फोर्स Fn लाइज इन सेम वर्टिकल लाइन। लेकिन इस केस में यही बात ऑब्जर्व करने वाली है कि जो इसका Fn फोर्स और जो W वेट है वो तमाम कंडीशंस में सेम लाइन के अलोंग ही एक्ट करेंगे, चाहे आपने इसको रोटेट किया है चाहे नहीं, ये दोनों एक ही लाइन के अलोंग एक्ट करेंगे, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जो है वो बेस के अंदर ही रहेगा। तो इसकी मज़ीद जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं बॉल बेरिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सर्फेसिस, कॉन रेस्टिंग ऑन इट्स कर्व्ड सरफेस, यानी ये कॉन पड़ी हो अपनी कर्व सतह पर, बिल्कुल फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ी हो। ठीक है, रेस्ट की हालत में, तो वो भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हालत में कहलाएगी। तो ये स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम थी, बिल्कुल आसान सी एग्जांपल्स के साथ हमने इनकी एक्सप्लेनेशन की। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।